अच्छा, सर्कल थ्योरम्स में हम टोटल 8 ऐसे थ्योरम्स हैं जो पढ़ेंगे, जो अगर वो 8 थ्योरम्स आपको समझ आ गए तो यू विल बी एबल टू इंशाल्लाह सॉल्व इंटायर ऑल द क्वेश्चंस जो कि आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हो गए, आपके D3 बुक के जो क्वेश्चंस हो गए, ये 8 थ्योरम्स ऐसे हैं जिन पर आपकी ग्रिप अगर स्ट्रांग हो गई सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ठीक है ना, प्रॉपरली। तो पहला जो थ्योरम है सर्कल थ्योरम का, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द 8 थ्योरम्स, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू कीवर्ड्स जो सर्कल बेसिक्स हैं, ठीक है, और जिनके पास मेरी बुकलेट्स हैं। बुकलेट का पेज नंबर 369 खोल लो। सर्कल बेसिक्स जिस पर नोट्स में लिखा हुआ है, पेज नंबर 369 of your booklets, circle basics. So first we are going to start off with the basics, क्योंकि हम स्क्रैच से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। तो उसमें हम पहले सर्कल के कुछ नोट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं कि टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए और जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि रेडियस क्या होता है या डायमीटर क्या होता है, ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं छोटी छोटी क्लासेस से, है ना। लेकिन आप उनके एक्चुअल मीनिंग्स को समझेंगे कि रेडियस एक्चुअली, ये तो सब कहते हैं, अगर मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछती हूँ कि रेडियस क्या होता है, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन आंसर मुझे मिलता है वो मिलता है कि डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है ना। रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, सही है, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, लेकिन वो सेंटर से पास होता है हमेशा। जो रेडियस का पॉइंट होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। सो अ लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो सर्कल की आउटर बाउंड्री होती है। ये जो पूरी बाउंड्री है ना, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस। और डायमीटर बिल्कुल ऐसा ही है कि डबल ऑफ रेडियस होता है, लेकिन डायमीटर के लिए भी एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि सर्कल का जो सेंटर होता है ना, ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फिर आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन आ जाती है कॉर्ड के अंदर और डायमीटर के अंदर, सही है। सो ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है कि डायमीटर जो होती है वो एक लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, ठीक है। जिसके पास बुकलेट अवेलेबल अभी नहीं है वो डायरेक्टली अपने रजिस्टर में जो जो मैं बातें बता रही हूँ वो नोट बनाता जाए। नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, जितने ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे आपको रिविजन के वक्त उतना ही आसानी होगी, सही है। सो मेक नोट्स एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू थिंक, मुझे पूछने चाहिए ताकि मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और डायमीटर जो होता है, एज आई सेड, इट्स अ लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड जो डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स है ना, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे टच करते हैं, सही है। सो दैट इज अ डायमीटर एंड रेडियस। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉर्ड की तरफ। अच्छा, अब कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड इज अ लाइन दैट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से पास नहीं हो सकती कभी भी। कभी यहाँ पर पास हो सकती है, या इट कैन बी मे बी लाइक दिस, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी अ कॉर्ड जो मैंने अभी रेड से बनाई है, या फिर इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है ना। बट कहीं पर भी आप देखें कि कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होगी, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड अ कॉर्ड, राइट। सो द डिफरेंस बिटवीन diameter and chord. Diameter of a circle is a line which passes through the center of the circle, which passes through the center of the circle. Whereas chord क्या होती है? chord जो होती है, a chord is a line, a chord is a line which lies
which lies above or below the diameter. डायमीटर के ऊपर भी हो सकती है, डायमीटर के नीचे भी हो सकती है, लेकिन सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगी. So it's a line which lies above or below the diameter of the circle, but does not pass through the center of the circle, ठीक है. सो ये दो चीजें आपने याद रखनी है. रेडियस हमने पढ़ा कि सेंटर से पास होता है और इट टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सेकेंड चीज हमने पढ़ी डायमीटर और कॉर्ड का डिफरेंस. तीसरी चीज पर आ जाते हैं. तीसरी चीज जो आप अगर सर्कल बेसिक्स के बाद मेंसुरेशन का टॉपिक भी आगे जाके कवर करोगे तो उसमें आपको सेक्टर जो है, सेक्टर या सेगमेंट, ये वाली चीजें आपको रिपीटेडली दिखेंगी. जैसे हमारा आर्क लेंथ का टॉपिक हो गया. सो सेक्टर और सेगमेंट का फर्क क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है. बहुत आसान और सिंपल अल्फाजों में आपको समझा देती हूँ कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है. देखो ये वाली जो दो रेड से लाइंस बनी हुई है, ये जो दो रेड से लाइंस बनी हुई है ना, ये है रेडियस, ठीक है ना, रेडियस. दिस इज ऑल्सो रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस. जब दो रेडियस होते हैं तो उसको हम कहते हैं रेडियाई, ठीक है. रेडियस का जो ये रेडियस जो है ये सिंगुलर है. जब एक रेडियस होता है तो सिंगुलर, एंड व्हेन वी हैव मोर देन वन रेडियस वी कॉल इट रेडियाई. सो if we have you can say a part of a circle which is bounded by two radii and an arc, this is called a sector. और डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल भी बन रहा होता है, ठीक है. यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बन सकता है, उसको अभी हम फिलहाल थीटा कह देते हैं. तो सेक्टर क्या होता है कि सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल that is bounded by two radii, an angle and an arc of a circle. ये arc होती है, ठीक है ना, ये arc है. arc क्या होती है, पूरे circumference का एक छोटा सा part होती है arc. सर्कल के पूरे circumference का एक छोटा सा part होती है, उसको हम कहते हैं arc. बिल्कुल आसान लफ्जों में. अब प्रॉपर इसकी वो क्या बनेगी डेफिनेशन जो आप लिख सकते हो अपने नोट्स के अंदर सेक्टर के लिए, वो क्या लिख सकते हो, let me write it over here. सेक्टर में आप लिख सकते हो a sector can be called a part of a circle, एक part होता है सर्कल का, which is bounded by two radii, an angle and an arc of the circle, and an arc of the circle. सेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर, ठीक है. माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर की बहुत ज्यादा डिटेल आपके सर्कल थ्योरम के अंदर नहीं है. जब आप आर्क लेंथ वाला टॉपिक मेरे साथ करोगे तो उसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी माइनर मेजर का क्या डिफरेंस होता है. अभी फिलहाल टू द पॉइंट आपने बात ये रखनी है दिमाग में कि जो माइनर सेक्टर होता है वो सर्कल का स्मॉलर पार्ट होता है और जो मेजर सेक्टर होता है वो सर्कल का लार्जर पार्ट होता है. सो लेट्स से ये वाली चीज सेक्टर है, तो दिस इज अ माइनर सेक्टर, ठीक है, ये एक माइनर सेक्टर है. और जो इसके अराउंड में जो बच रही है चीजें, लाइक दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, जो ये वाला पूरा पार्ट बच रहा है ना, ये बड़ा सा ये जो पार्ट बच रहा है, इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर. ये पूरा जो सेक्टर है, जो आउटर है इस माइनर सेक्टर के जो बाहर है, उसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर, बिकॉज इट्स कवरिंग द लार्जर पोर्शन ऑफ द सर्कल. सही है. सो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर. अच्छा, हाँ ये पढ़ाया था ना पहले, ठीक है. तो इसके बाद आ जाओ सेगमेंट की तरफ. लेकिन बिफोर आई मूव ऑन टू सेगमेंट, पहले मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गई सारी बातें. अच्छा, नेक्स्ट चीज है सेगमेंट. सेगमेंट क्या होती है, देखो सेगमेंट जो है वो हमारी कॉर्ड के थ्रू कवर होती है.
सेगमेंट में रेडियस का कोई काम नहीं होता। सेगमेंट जो होती है वो हमारी सर्कल का जो सेगमेंट होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है मेजर सेगमेंट। लाइक अगर आप इस एरिया को देखो जो ये पर्पल लाइन से कवर हुआ है, ये पूरा जो एरिया है ये एरिया है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड, अगर आप सर्कल पे एक कॉर्ड बना दो तो ये वाला जो एरिया है जो डिवाइड कर रहा है सर्कल को इनटू टू पार्ट्स, उस एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर का कॉर्ड के अबव द कॉर्ड जो है ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये पूरा एरिया कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, सो मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट दो पार्ट्स होते हैं। बेसिकली सेगमेंट बनता कब है, जब आप कॉर्ड बनाते हो ना सर्कल के अंदर, तो वो जो कॉर्ड है वो सर्कल को दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है। दो हाफ्स में एज इन के एक सेगमेंट होता है माइनर, एक सेगमेंट होता है मेजर। ठीक है ना, तो ये बात होती है। जैसे डायमीटर हम बनाते हैं तो सर्कल जो है वो सेमी सर्कल के अंदर डिवाइड हो जाता है, यानी कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है डायमीटर अगर होती है। लेकिन अगर कॉर्ड बनी हुई होती है तो कॉर्ड के थ्रू सर्कल एक बड़े पोर्शन में डिवाइड होता है, एक छोटे पोर्शन में डिवाइड होता है। मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर, सेगमेंट वाली चीज क्लियर। Okay, let's move ahead to tangent. Now, what is a tangent? Tangent देखो, T for touch, T for tangent. ऐसे याद रख लो, T for touch and T for tangent. ठीक है, अच्छा, tangent is a line which passes through one of the edges of the circle. यानी कि कोई भी एक एज को, सर्कल का कोई भी एक एज को कट करते हुए गुजर जाएगी। ठीक है, और हमेशा सर्कल के बाहर बनेगी। जो हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के चैप्टर में टेंजेंट पढ़ा था तो मैंने उसको बहुत डिटेल में समझाया था कि टेंजेंट हमारी सिर्फ सर्कल पे नहीं बनती, बल्कि हमारे जो कर्व्स होते हैं, कर्व्स के भी जो एजेस को कट करती है वो टेंजेंट होती है। ठीक है ना, सो टेंजेंट हमेशा एक लाइन होती है जो सर्कल या कर्व के आउटर एज पर, लेकिन हमेशा एक एज को कट करेगी, यानी कि ओनली वन पॉइंट, बाहर किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाएगी। नाउ टेंजेंट कैन बी लाइक दिस आल्सो और इट कैन बी लाइक दिस आल्सो। ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाएगी, वो टेंजेंट कहलाएगी। सो टेंजेंट, T for touch, T for tangent. It touches the circle at one point only. आउटर एज होता है, ठीक है ना, आउटर पॉइंट को कट करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सर्कल बेसिक्स। अच्छा, एक और चीज, सर्कमफ्रेंस। सर्कल का कभी भी हम ये नहीं कहते कि पेरीमीटर होगा, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, सम ऑफ बाउंड्रीज। द पॉइंट इज ओवर हियर कि यहाँ सर्कल है भाई, यहाँ पर तो कोई हमारी बाउंड्री है ही नहीं ना, सर्कल तो बस राउंड 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 राउंड, देयर इज नो बाउंड्री। सो जब बाउंड्री नहीं है तो पेरीमीटर कहाँ से आएगा, है ना। तो सर्कल का हमेशा सर्कमफ्रेंस होता है, बट कभी भी पेरीमीटर नहीं होता। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, और अगर एरिया ऑफ सर्कल आ जाए तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है ना, πr²। राइट, सो ये वाली सारी चीजें हो गई हमारी सर्कल बेसिक्स की। ना लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम ऑफ सर्कल्स। फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ सर्कल्स। सबसे पहले तो आपको ये वाले नोट्स इसमें होंगे आपके पेज नंबर 370, आपकी जो बुकलेट है उसका प्लीज पेज नंबर 370 देखो, और साथ साथ उसी पर अपने अपने नोट्स भी बनाते जाओ जो जो चीजें आपको ड्यूरिंग क्लास समझ आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, जब भी किसी भी सवाल में आप ये वाली प्रॉपर्टी देखो, और ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रिपीट हुई भी है, लाइक कितने सारे मेजॉरिटी पास्ट पेपर के क्वेश्चन में आप ये प्रॉपर्टी तो देखोगे ही देखोगे। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये है कि जब एक लाइन सेंटर से ड्रॉप होकर गिर रही है सर्कमफ्रेंस पर, तो वो आपकी रेडियस कहलाती है ना। अभी ऊपर सर्कल बेसिक्स में यही पढ़ाया था, एनी लाइन दैट ड्रॉप्स फ्रॉम द सेंटर एंड टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। सो रेडियस और टेंजेंट जब मीट करते हैं, जब भी मीट करेंगे वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, रेडियस मीट्स द टेंजेंट एट 90 डिग्री। सही है, सो यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल देखोगे।
राइट। और अगर नहीं भी होगा तो आपको सिर्फ सवाल में देख के अज्यूम करना है कि ये वाली लाइन रेडियस है, ये टेंजेंट से मीट कर रही है, तो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर श्योर बनेगा। सही है ना। 90 डिग्री बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। राइट एंगल बन जाता है, राइट एंगल के बाद आप बहुत सारी चीजें उसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, टू रेडियाई फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब है कि देखो ये एक कॉर्ड है, ठीक है, ये रेडियाई है, रेडियाई सर्कमफ्रेंस पे जाके टच कर रहा है, सर्कमफ्रेंस पे जाके टच कर रहा है। जब इस तरह का कोई ट्रायंगल शेप आएगा तो उसमें ये वाली जो चीज है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, राइट। अच्छा, ये कैसे समझ आएगा? अभी मैं सवाल करवाऊंगी, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरम समझ रहे हैं, थ्योरम समझ आएंगे, फिर जब सारे एक साथ क्वेश्चंस करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन करके अप्लाई होगी, ठीक है। और इसी थ्योरम का, ये थ्योरम नंबर 1 को मैंने 3 हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। पहली चीज हमने करी, रेडियस एंड टेंजेंट मीट्स एट 90 डिग्री एंगल। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि जब रेडियस, दो रेडियाई किसी कॉर्ड से जाके मर्ज कर रहे हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, राइट। इसके बाद अगर सर्कल में आप देख रहे हो कि ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? चलो मुझे बताओ सब लोग, चार्ट पर बताओ, ये वाली कौन सी लाइन है? सेंटर है सर्कल का और उससे ड्रॉप होके सर्कमफ्रेंस पर लग रही है। विच लाइन इज दिस? यस, वेरी गुड नम्रा, लीना, एक्सीलेंट। रेडियस, दिस इज रेडियस, एंड रेडियस है और ये एक कॉर्ड है, सही है। जब रेडियस इस कॉर्ड को टच करते हुए गुजर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई हैं। परपेंडिकुलर मतलब के 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। दूसरी चीज, व्हेन अ रेडियस ड्रॉप्स एंड cuts this chord into two equal halves, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टू इक्वल हाफ्स यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर्स, सो दिस वुड आल्सो बी 5 सेंटीमीटर्स, सही है। सो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। यानी कि अगर कॉर्ड आपकी लेट्स से यूं बनी हुई होती, ठीक है ना, अगर आपकी कॉर्ड ऐसे बनी हुई होती और रेडियस यहां से लेके यूं ड्रॉप होता ऐसे, ठीक है ना, तो ये और ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हो जाता और ये 90 डिग्री बन जाता, सही है। सो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, सही है। तो हमने कितनी चीजें पढ़ी थ्योरम नंबर 1 में? रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट अ राइट एंगल। दूसरी चीज हमने पढ़ी, टू रेडियाई फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। सो लेट्स डू अनदर थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। लेकिन पहले आप लोग ये देख लो इसको, इसमें कोई सवाल थ्योरम नंबर 1 में यहाँ तक एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम, जो चीज समझ नहीं आई हो, जो चीज सर के ऊपर से गुजर गई है, वो भी पूछ सकते हो कि मिस दोबारा बता दें। एंड आई वुड really be happy if you would be honest, तो मैं दोबारा बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। थ्योरम नंबर 2, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको आपको पहले आसान लफ्जों में बताऊं क्या होता है। टेंजेंट तो आप सबको पता है ना, टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर टच, ठीक है ना। टेंजेंट इज अ लाइन दैट passes through one of the edges or it touches the circle at only one point, the outer point, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से टच करते हुए गुजर जाती है, किसी भी एक पॉइंट से टच करते हुए गुजर जाती है। जब भी आप सवाल में दो टेंजेंट्स देखो ऐसे, वो इस साइड पर भी हो सकती हैं और वो इस साइड पर भी हो सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया, ठीक है ना। किसी भी साइड पर अगर आप देखो कि दो टेंजेंट किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन हुई हुई हैं। व्हाट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट? एक्सटर्नल पॉइंट, अगर दो टेंजेंट्स किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन हुई हुई हैं, वो वाला पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई करता है। अ पॉइंट which lies outside the circle is called external point. A point which lies outside the circle is called an external point, ठीक है ना। अगर दो टेंजेंट्स
एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन हुई हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होगी. The length of the tangents would be equal if they are joined with an external point. राइट. अच्छा, अब यहाँ तो चले मिस ये बात तो समझ आ गई कि आप कह रही हैं कि ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी, बट ये 90 डिग्री वाली बात समझ नहीं आ रही कि ये 90 डिग्री क्यों बना हुआ है. इसको मैं पता है क्या कहती हूँ, ये एक काइट शेप थ्योरम है. आई कॉल इट अ काइट. याद रखना आसान हो जाता है ना, काइट शेप थ्योरम. अब मैं रिपीटेडली अगर कोई ऐसा कोई सवाल आएगा तो मैं कहती रहूंगी कि इसमें काइट थ्योरम है, काइट थ्योरम है. सो यू गाइज नीड टू नो कि जो थ्योरम नंबर 2 है हमारा, दैट इज काइट शेप थ्योरम, व्हिच इज external point, tangents from an external point are equal in length, right? तो यही बात है. Two tangents drawn from the same point outside of the circle are of the same length and form two congruent right angles. अच्छा, right angle triangles देखते हैं congruency की कहां से बात आ गई. देखते हैं congruent triangles वैसे क्या होते हैं. congruent triangles किसी को पता है क्या होते हैं? किसी ने पढ़े हैं congruent triangles? What are congruent triangles? Equal. Equal how? In what sense? Same in size and angle. Okay. Same in size and angle. Yes. Same in size and shape. ठीक है ना, ये होते हैं congruent triangles. Same in size and shape. Similar triangles क्या होते हैं? Similar triangles क्या होते हैं? Congruency and similarity है ना टॉपिक जो हम इसके बाद करेंगे. सर्कल थ्योरम के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट congruency and similarity है. तो क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल्स? मिलते जुलते. सही है भाई, नेक्स्ट लेवल जवाब आया, मिलते जुलते. बोथ आर सेम बट डिफरेंट साइज. यानी कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनका साइज डिफर कर सकता है बट शेप सेम होता है. ठीक है ना, बड़े छोटा साइज हो सकता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में enlarged triangles होता है ना, इस तरह के they are same in shape but different in size. That is similar. So congruency में देखो यहाँ पर दो triangles बन रहे हैं जो कि same in shape and size है. दोनों का shape भी same है, इस triangle का shape और साइज और इस ट्रायंगल का शेप और साइज बिल्कुल सेम बनेगा. यानी कि जब आप काइट थ्योरम अप्लाई करोगे तो दिस ट्रायंगल वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस ट्रायंगल. और यू कैन क्लियरली से कि ये वाला जो एंगल है ना 90 डिग्री भी इसलिए बन रहा है क्योंकि ये दिस लाइन इज द रेडियस. और यू कैन से वी हैव रेडियाई इन दिस क्वेश्चन, एंड रेडियाई जब टेंजेंट के साथ मीट करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. So somehow you can say that theorem 1 is connected with theorem 2 because radii makes a 90 degree angle. Over here also radii makes a 90 degree angle. अगर मैं आपको इसको इसके थ्रू समझाऊं, ये देखो टेंजेंट है 90 डिग्री पर मर्ज कर रहा है. अब मैं कहीं पर भी इस टेंजेंट को घुमा लूं, देखो मैं रोटेट कर रही हूँ सर्कल पर टेंजेंट, मैं इस टेंजेंट को कहीं भी सर्कल पर रोटेट करूं, रेडियस वहां पर 90 डिग्री ही रखेगा. ठीक है ना, आई एम रोटेटिंग द टेंजेंट इन द एंटायर सर्कल. आप देखो रेडियस और टेंजेंट पूरी सर्कल में 90 डिग्री है, चाहे रेडियस यहाँ हो चाहे रेडियस इधर हो, इट्स ऑलवेज गोना बी 90 डिग्री. ऑल्सो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सीबी की जो लेंथ है 10.9 है और वही डीबी की है. देखो सीबी और डीबी क्या है, सीबी जो है वो बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, सो सी से बी का डिस्टेंस 10.9 है, तो डी से बी का डिस्टेंस जो है दैट इज ऑल्सो 10.9. और ये जो सेंटर बना हुआ है ना बीच में, ये सेंटर जिसपे मैंने अभी हाईलाइट किया है ब्लू से, देखो इस सेंटर से सी तक का जो अगर मैं लाइन एक ड्रॉ करूंगी तो दैट वुड बी रेडियस. और ऑलराइट, श्योर, ओके, सही है. सो ये आपका जो होगा रेडियस जो है वो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाएगा. सही है. सो ये वाली पॉइंट आपने दिमाग में रखनी है, काइट शेप थ्योरम. दूसरी चीज एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होती है, वो होती है कि ये वाला जो एंगल अगर कभी कभार ना एग्जामिनर सवाल में दे देता है तो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल.
So for example, if this is A, this would also be A. And this angle right over here would be equal to this angle, because congruent triangles में आपके same in size and same in shape होता है, तो angles भी same होंगे, सही है? So if this is angle B, this would also be angle B. Okay? So यही चीज मैंने यहाँ पर draw करी हुई है. So जिसके पास booklets नहीं है, they can take the screenshot and then they can make proper notes of the theorem, so that when जब आप past papers करोगे तो do revise these theorems and then attempt those. वैसे तो मैं आपको करवाऊंगी, past papers भी करवाऊंगी सारे, ठीक है? So I hope ये चीज क्लियर हो गई है. आ जाओ एक सवाल करते हैं और इसके थ्रू हम काइट शेप थ्योरम को मजीद अच्छे से समझते हैं. So पहली एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल नंबर 1. PT is a tangent at T. PT is a tangent. Okay, this is a tangent. P is the external point. ये है एक line tangent. Center O. TU is a chord of the circle. TU is a chord of the circle. ठीक है. Angle PTU is 54 degrees. Find the size of the angle TOU. You have to find out this angle over here. TOU. ये वाला angle आपको पता करना है. Give reasons for your answer. अच्छा, तो find the size of the angle TOU कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये आप समझो कि ये जो लाइन है सेंटर O पे, O से लेके U, this is radius, this is also radius. So we have been given 2 radii. और जब 2 radii chord पर ड्रॉप होते हैं, जब 2 radii देखो इस chord के साथ मर्ज हो रहे हैं, तो ये एक आइसोसलीस ट्रायंगल बनता है. देखो थ्योरम नंबर 1 में मैंने यही बात बताई थी. थ्योरम नंबर 1, 2 radii when they meet the chord they make isosceles triangle. Isosceles triangle is a triangle in which 2 sides and 2 angles are equal. So यहाँ पर यही वाली चीज अप्लाई हो रही है इस एग्जांपल में along with थ्योरम नंबर 2. सही है? तो मैंने आपसे क्या कहा कि थ्योरम 1 और थ्योरम 2 कनेक्टेड है. सो कनेक्टेड चलेंगे क्वेश्चंस. थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 के क्वेश्चंस कनेक्टेड चलेंगे. सो यहाँ पर हमारे पास रेडियाई और ये कॉर्ड. सो ये एक बन गया पूरा आइसोसलीस ट्रायंगल, बिकॉज दिस साइड वुड बी इक्वल टू दिस साइड, एंड इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो डेफिनेटली ये वाला इक्वल होगा. दोनों एंगल्स ये इक्वल होंगे, रेडियाई के ऑपोजिट वाले एंगल्स. सो लेट मी मेक देम विद ब्लू. दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, और एक्स्ट्रास मिटा देते हैं. अच्छा, अब आपको निकालना कौन सा एंगल है? आपको एंगल निकालना है TOU, which is this angle over here. इसको अगर हम इस एंगल को निकाल लें, ठीक है, इस एंगल को कैसे निकालेंगे? देखो काइट बन रही है, ये काइट बन रही है, ठीक है. इसके अलावा रेडियस टेंजेंट के साथ मीट कर रहा है, ये रेडियस टेंजेंट के साथ मीट कर रहा है. जब रेडियस टेंजेंट के साथ मीट करेगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का. दिस इज इंटायर 90 डिग्री एंगल राइट ओवर हियर. सो अगर हम 90 में से 54 माइनस कर दें, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, सो 90 माइनस 50, 40 एंड 36 डिग्रीज. ठीक है, सो ये वाली चीज आ जाएगी हमारी 36 डिग्री. अगर ये वाला एंगल 36 है तो डेफिनेटली, क्योंकि आइसोसलीस है, दिस एंगल ओवर हियर वुड आल्सो बी 36. और हमें निकालना है एंगल TOU. TOU निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 180 माइनस 36 करेंगे तो एंगल TOU आ जाएगा. सो एंगल TOU इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस 36 डिग्री. और इसका आंसर क्या आएगा? 60 एंड देन 72. सो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है मुझे बताओ, बताते जाओ. 180 माइनस 72, व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर? कम ऑन, एक्टिव बताते जाओ. सो दिस is angle TOU equals to 108 degrees. सही है, आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन. ये आपकी बुकलेट में है ये वाली एग्जांपल. हाँ ये है, ये आपका पेज नंबर 372 है. ठीक है, एग्जांपल इज गिवन ऑन पेज 372. PA and PB are tangents to the circle. सही है, देखो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पर P, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, उस पर एक एंगल बना हुआ है 68 डिग्रीज. Calculate the size of PAB. Okay, you have to find out this angle over here which is PAB. पहली बात तो ये है कि हमारा थ्योरम नंबर 2 which is kite shape theorem, जो कि congruent triangles बनाता है हमारे, ये वो वाली चीज है. दूसरी बात ये है कि जब
किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ज्वाइन हुए होते हैं तो वो वाली लेंथ्स बराबर होती है ना। सो आई कैन से दैट PA इज इक्वल्स टू PB, ठीक है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये जो ट्रायंगल PAB होगा वो एक आइसोसलीस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसलीस ट्रायंगल है मतलब कि दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल हैं। सो विच टू एंगल्स वुड बी इक्वल? इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। सो ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। लेट्स से दीज आर x, ये भी x है, सो ये भी x होगा। आपको निकालना है एंगल PAB, यू हैव टू फाइंड आउट x PAB। देखो ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे कि आपने किया 68 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल किस तरह से लिखता है? बिल्कुल शॉर्ट करके मैंने लिखा है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। रीजन लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। जैसे जो भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, ट्राई टू राइट डाउन द रीजंस। जैसे अगर आप रेडियस मीट्स द टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो आप उसको कैसे लिखोगे? रेडियस मीट्स द टेंजेंट, आप ऐसे इसको लिखते हो, ये शॉर्टकट है प्रॉपर्टी लिखने का, रेडियस मीट्स द टेंजेंट। क्योंकि 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी आप कभी अप्लाई करोगे तो आपने मेंशन करना है कि विच प्रॉपर्टी और विच थ्योरम यू आर अप्लाइंग, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट। साथ साथ मैं शॉर्टकट्स बताती जाऊंगी, सही है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। सो दैट वुड बी 180 minus 68 and then divide by 2, so that's going to give you 56 degrees, सही है। So x is equals to 56. सब लोग कॉपी कर लो इसको and then I'll move ahead. So theorem number 3. अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? इसको पहले तो इसको समझने से पहले ना आप दो चीजों को आपको समझना अलग अलग जरूरी है। देखो मैंने ये कौन सी लाइन बनाई है, मुझे आप बताओ, ठीक है। आप लोग मुझे बताना, ये मैंने दो लाइनें जो बनाई हैं, ये मैंने कौन सी दो लाइनें बनाई है? अच्छा चलो पहले सिर्फ इस लाइन का बताओ, ये लाइन क्या कहलाएगी? ये जो मैंने सर्कल पे ड्रॉ की है, वेरी गुड, कॉर्ड, कॉर्ड कहलाएगी, सही है। अच्छा अब ये बताओ, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है एक और, उसको हम क्या बोलेंगे? ये भी कॉर्ड होगी, दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। दो कॉर्ड्स जब मीट कर रही हैं सर्कल के अंदर, सो डेफिनेटली वो कोई ना कोई एंगल बना रही होंगी, है ना। दे आर मेकिंग एन एंगल ओवर हियर, सही है। लेट्स से मैं इस एंगल को कह रही हूँ थीटा, सही है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये वाली जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री तो नहीं कह सकते, या ये जो है जिस पॉइंट पे यहाँ पर ये लोग, ये जो कॉर्ड्स हैं ये कट कर रही हैं, इस पूरे ग्रीन सर्कल का कोई नाम होता है? ये पूरे ग्रीन सर्कल को क्या कहूं मैं? व्हाट डू वी कॉल इट? सर्कमफ्रेंस, वेरी गुड, सर्कमफ्रेंस। यानी कि ये जो कॉर्ड हैं, दो कॉर्ड्स जब मर्ज हो रही हैं एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल कहाँ बन रहा है? जब कॉर्ड्स दोनों सर्कमफ्रेंस को टच कर रही हैं, सही है। अच्छा ये बात सही है, क्लियर हो गई। पता है इस एंगल का क्या नाम होता है? इस एंगल का नाम होता है इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। इस एंगल को हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल, यानी कि वो वाला एंगल जो दो कॉर्ड्स से बनता है और वो दो कॉर्ड्स सर्कमफ्रेंस को टच कर रही होती हैं। एक और सवाल मैं आपसे करती हूँ, ये जो मैंने पॉइंट बनाया, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जो मैंने ये टाइनी सा ब्लू डॉट बनाया ना यहाँ पे, ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, यस। अब मैंने ये वाली जो लाइन बनाई है, मुझे बताओ ये लाइन क्या है? ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? ओरिजिन नहीं कह सकते, ओरिजिन नहीं होता, सर्कल का सेंटर होता है ना। इसको हम रेडियस कहेंगे, वेल डन, इसको हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाली जो लाइन है ये भी रेडियस होगी, यानी कि मैंने रेडियाई ड्रॉ कर दिया। सर्कल के सेंटर को हम ओ का नाम देते हैं, ठीक है। जब ये दो रेडियाई सर्कल के सेंटर पे मर्ज हो रहे हैं, सो डेफिनेटली दे आर फॉर्मिंग एन एंगल, दे आर फॉर्मिंग एन एंगल, ठीक है ना।
वैसे तो ये एक सेक्टर भी बन रहा है, एक माइनर सेक्टर भी बन रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे सेक्टर का कोई काम नहीं है इस प्रॉपर्टी के अंदर। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? इस एंगल को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। इस एंगल को हम नाम देते हैं सेंट्रल एंगल, या फिर और एंगल एट द सेंटर, इसको हम नाम देते हैं एंगल एट द सेंटर। अच्छा, सेंटर की स्पेलिंग में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। मुझे ER और RE कभी भी नहीं याद रहता, सो जस्ट अवॉइड दैट, ओके। तो यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल और सेंट्रल एंगल का एक कनेक्शन है थ्योरम नंबर 3 के अंदर। इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो एंगल होता है सर्कमफ्रेंस पे जो बनता है, जो दो कॉर्ड्स के थ्रू बनता है, और सेंट्रल एंगल जो होता है वो हमेशा दो रेडियाई के थ्रू बनता है, और जब मर्ज होते हैं तो वो सेंट्रल एंगल कहलाता है, ठीक है। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द इंस्क्राइब्ड एंगल एंड द सेंट्रल एंगल। दैट कनेक्शन, दैट लिंक बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंगल एंड द सेंट्रल एंगल इज आवर थ्योरम नंबर 3, ठीक है। सो वो क्या कनेक्शन है? वो कनेक्शन है कि जब एंगल एट द सेंटर होता है वो हमेशा ट्वाइस होता है, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी को मैं एरो हेड का नाम भी देती हूँ, बिकॉज इट्स लाइक काइंड ऑफ एन एरो। तो थ्योरम नंबर 3 में आप इसको एरो हेड के थ्रू भी याद रख सकते हो, यानी कि एंगल एट द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस और द इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। सो अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी में इतनी कंफ्यूजन्स आती हैं, मतलब इतने ब्लंडर्स आते हैं। देखो, सबसे अच्छी टिप मैं आपको बताने लगी हूँ जो लाजमी लिख लेनी है आप लोगों ने। अच्छा, ये देखो, ये वाली जो एंगल है, इस एंगल को मैं कह रही हूँ एक स्मॉल सी आर्क बनी हुई है, ठीक है ना, एक स्मॉल सी आर्क बनी हुई है। इस आर्क का जो फेस है वो इस आर्क की तरफ है, ठीक है ना, इट्स फेसिंग दिस आर्क ओवर हियर। एंड सिमिलरली ये जो जो एंगल एट द सेंटर है उसका भी फेस इसी आर्क की तरफ है ना। तो जब ये दोनों एंगल, ये प्रॉपर्टी जब भी अप्लाई होगी जब इन दोनों का फेस सेम आर्क की तरफ हो। लाइक समटाइम्स यू विल सी क्वेश्चंस लाइक कि अगर आपको एक ये एंगल दे दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल बताओ, सही है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो एंगल, लेट्स से आपको ये दिया हुआ है, ये लेट्स से आपको दिया हुआ है 260 डिग्रीज। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 260 डिग्री का हाफ करके ये एंगल एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, विच इज रॉन्ग। बिकॉज देखो ना कि ये वाला एंगल का जो फेस है वो तो इस आर्क की तरफ हो जाएगा, जो मेजर आर्क है, और इस एंगल का जो हमसे पूछा है उसका शेप तो इस तरफ हो जाएगा। So I cannot apply this property over here like this, okay? So you have to be very very careful कि दोनों का जो फेस है वो सेम आर्क की तरफ हो, तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, which is angle at the center is twice the angle at the circumference. All right, so it's also called arrowhead. सो थ्योरम नंबर 3 में हमने लिंक पढ़ लिया। अच्छा, ये जो मैंने आपको टिप बताई ना, इसको हम एक फैंसी सा नाम भी दे सकते हैं कि सबटेंडेड आर्क्स। इसका एक फैंसी सा नाम दे सकते हैं हम, जो मैथमेटिकल नेम है, इसको हम कहते हैं सबटेंडेड आर्क्स। यानी ये दोनों का जो फेस है वो सेम आर्क की तरफ होगा, और ये देखो, ये दो कॉर्ड से ये वाला एंगल बना हुआ है, और ये वाला जो एंगल है वो सेंट्रल एंगल है, दो रेडियाई से बना हुआ है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन ओवर हियर। एक एग्जांपल क्वेश्चन आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें आपको बोला हुआ है कि यू हैव टू फाइंड आउट x, और आपको यहाँ पर एंगल एट द सेंटर दे दिया है। एंगल एट द सेंटर जो होता है इट्स ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सो अगर हम 122 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61 डिग्री, विच इज गोइंग टू बी x, सही है। So angle at the center is twice the angle at the circumference. इसको लिखेंगे कैसे? प्रॉपर्टी लिखने का तरीका, इसको लिखेंगे ऐसे, देखो, angle at the center is twice, two times, twice the angle at circumference. That's how you write this property. ठीक है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, सही है। सो लेट्स सॉल्व दिस वन, लेकिन आप लोग पहले इसको कॉपी कर लो। ये सबने कॉपी कर लिया एग्जाम्पल को, जस्ट कॉपी इट, आई एम वेटिंग ऑन फॉर 2 minutes.
दिस प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो कम लाइक दिस। देखो एग्जाम के अंदर ना प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से भी आ सकती है कि जो एंगल एट द सर्कमफ्रेंस है वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऊपर ही दिया हुआ हो। इतना आसान तो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर आता है, लेकिन जैसे से आप पास पेपर के मुश्किल वाले क्वेश्चंस करते हो, यू डोंट रियली सी कि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी बहुत आसानी से आप पिक कर सको। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सर्कमफ्रेंस यानी इंस्क्राइब्ड एंगल जरूरी नहीं है कि आपका इस तरह से आए। समटाइम्स इट कैन कम लाइक दिस ऑल्सो, where the lines would be merged। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझा देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। देखो ये वाला समझते हैं। अब देखना मैं इसको रोटेट करूंगी। अभी तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही से समझ आ रही है। देखो एंगल एट द सेंटर यहाँ पर 110 डिग्री दिया हुआ है, एंगल एट द सेंटर यहाँ पर 110 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल एट द सर्कमफ्रेंस उसका हाफ दिया हुआ है, दैट इज 55 डिग्री। नाउ लेट मी जस्ट चेंज दिस। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। ये देखो अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए, नो चेंजेस एट ऑल, सेम सेम सेम। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखो ये सेम है, ये मर्ज कर गई लाइन। ये वाली जो दूसरी कॉर्ड थी वो एक्चुअली मर्ज करिए रेडियस पर, कॉर्ड जो है वो रेडियस पर मीट करके ये डायमीटर बन रही है। ये लाइन कौन सी लाइन बन गई, ये देखो ये जब मर्ज कर रही है कॉर्ड रेडियस के ऊपर, एक ये डायमीटर बन गया ना, और ये डायमीटर बन गया तो इसके बाद ये एंगल वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है, एंगल एट द सेंटर विच इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये सेम रहा, देयर इज नो चेंज। और अब अगर मैं आगे बढ़ूं, ये देखो ये देखो ये देखो आगे बढ़ रही हूँ मैं, ये देखो ये देखो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी समझ आ रही है किस तरह से किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एज लॉन्ग एज आपको पता है। ये देखो ठीक है, सो इट कैन बी इन एनी वेरिएशन, बट जस्ट नोट के एंगल एट द सेंटर वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पूरी अप्लाई हो रही है। लेट मी गो डाउन, देखते हैं नीचे जाके। ओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो एंगल चेंज हो गया। ये देखो जैसे ही मैं यहां से नीचे आई हूं, ये क्या हो रहा है, ये तो एंगल चेंज हो गया। ऐसा क्यों, ये तो 235 हो गया भाई, ये तो एक क्वाड्रिलैटरल बन गया, 4 साइडेड फिगर है ना। ये देखो फिर दोबारा से जैसे यहाँ पर आए, अगेन सेम चीज। बात समझ आई, ये क्या हुआ, अब इसको समझो। देखो ये वाली चीज जो हुई ना, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैजिक हो गया, अच्छा सही है। मैथ्स इज ऑल अबाउट मैजिक और कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक। लॉजिक है भाई इसके पीछे। देखो लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैंने जो सबटेंडेड वाला जो आपको रीजन बताया था ना, अब वो यहाँ पर काम आएगा। कैसे, मैंने आपको बोला था कि एज लॉन्ग एज ये दोनों की जो आर्क्स हैं वो सेम साइड सेम फेस सेम जगह पर सेम आर्क को फेस कर रही हैं, तब तक तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। लेकिन द मोमेंट इनके इनके सबटेंडेड आर्क्स अगर चेंज हो जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि देखो ये वाला एंगल एट द सर्कमफ्रेंस है और ये वाला एंगल सेंट्रल एंगल है, बट इन दिस केस यू कैन नॉट से कि हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यानी एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते इस केस में x को निकालने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे x फाइंड आउट करके दो, एक एंगल दिया हुआ है 48 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है 108 डिग्रीज, यू नीड टू फाइंड द फोर्थ एंगल। इस केस में इसका शेप है इस आर्क की तरफ x का, और 108 जो एंगल एट द सर्कमफ्रेंस है उसका शेप इस तरफ है, उसका फेस इस तरफ है। सो यू कैन नॉट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये कर सकते हैं कि हमने सिंपल वो वाली प्रॉपर्टी लगानी है कि जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज 360 ना, तो इसको प्लस सबको प्लस करके 360 से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी लग सकती है, राइट। सो अगर मुझे इस केस में x निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगी कि 48 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन सबको प्लस करके 360 डिग्री कर दूंगी, x को सब्जेक्ट बना लूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सही है। सो यहाँ पर हम ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते। इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को देखो। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा, व्हाट डू यू गाइस थिंक, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। देखो
ये एंगल एट द सर्कमफ्रेंस है, सो एंगल एट द सेंटर, क्या ये वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी? अप्लाई होगी। कौन कौन कह रहे हैं कि हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? थम्स अप शो करो जो जो कह रहे हैं कि यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। यहाँ तो फेल हो गई थी ना, यहाँ तो फेल हो गई थी क्योंकि सबटेंडेड आर्क्स वाली चीज हमारी यहाँ पर बैठ ही नहीं रही थी। वेरी गुड, यहाँ अप्लाई हो सकती है। यहाँ इसलिए एप्लीकेबल है कि मैं इस क्वेश्चन मार्क का आंसर यूं कह सकती हूँ कि 108 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 216 डिग्री जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। और वो इसलिए आएगा क्योंकि दोनों आर्क्स सेम आर्क को फेस कर रही हैं। सही है, सो यहाँ पर इट्स एप्लीकेबल। अच्छा, अगर मैं आपसे कहती ये वाला एंगल बताओ, सो हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल? ये पूरा सर्कल 360 डिग्री के बराबर होता है। 360 डिग्री में से अगर आप 216 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपके पास डेफिनेटली ये वाला एंगल अंदर का भी आ जाएगा। और ये रिफ्लेक्स एंगल है। सही है, ये 216 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल। एंगल्स बिटवीन 180 एंड 360 डिग्रीज जो होते हैं वो रिफ्लेक्स होता है। एंगल्स बिटवीन 180 degree and 360 degree are reflex angle. So that was theorem number 3. सही है, तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थ्योरम नंबर 3 में? सबसे पहले हमने पढ़ा इंस्क्राइब्ड एंगल, फिर हमने पढ़ा सेंट्रल एंगल, फिर हमने लिंक पढ़ा, इंस्क्राइब्ड और सेंट्रल एंगल के बीच में लिंक पढ़ा। इसके बाद हमने सबटेंडेड आर्क्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी जब एप्लीकेबल होगी जब वो दोनों एंगल सेम आर्क को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने एरो हेड, थ्योरम नंबर 3 को एरो हेड का नाम दिया बिकॉज इट सीम्स लाइक एन एरो। इसके बाद हमने इसकी वेरिएशंस भी पढ़ी। ठीक है, कि ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है। सो इट्स गोना बी सेम थिंग। ठीक है, और इसके बाद मैंने एक क्वाड्रिलैटरल भी इसके साथ आपको कनेक्ट करके बताया कि क्वाड्रिलैटरल के साथ अगर ये कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली पिक कर सको कि आपको क्वाड्रिलैटरल वाली चीज लगानी है जैसे हमने यहाँ लगाई थी, या फिर हमें इस तरह से प्रॉपर्टी लगाकर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो दैट वाज थ्योरम नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 4। ठीक है, थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 में हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं वो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है और उसमें आपको एक डायमीटर दिया हुआ होगा। ठीक है, यू विल बी गिवन अ डायमीटर, और डायमीटर के जो ऑपोजिट एंगल बनता है, जो डायमीटर के ऑपोजिट एंगल बनता है वो बनाता है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, it makes a 90 degree angle. Now this 90 degree can lie over here also, it can lie over here also, it can be over here also. Let's understand this. ठीक है, अगर आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी आ रही है like this, ये देखो डायमीटर है। ठीक है, और let me just move this angle. ये डायमीटर है और ये एक सेमी सर्कल के अंदर आपका जो डायमीटर के ऑपोजिट एंगल बन रहा है, सेमी सर्कल के अंदर ये 90 डिग्री बना रहा है wherever you are moving। सही है, it's making a 90 degree angle। So you have to remember कि डायमीटर के ऑपोजिट जो एंगल बनता है, लेकिन शर्त यह है कि वो डायमीटर होना चाहिए, कॉर्ड नहीं होना चाहिए। सही है, डायमीटर के ऑपोजिट जो सेमी सर्कल के अंदर एंगल लाई करेगा वो 90 डिग्री का होगा। राइट, सो दैट वाज थ्योरम नंबर 4, राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल। एक एग्जांपल करते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये आप लोग की बुकलेट के अंदर एग्जांपल्स दी हुई है, हर थ्योरम के साथ आपको एग्जांपल दी हुई है। सो थ्योरम नंबर 4 जो है वो हमारा बुकलेट पेज नंबर 375 पर है। ठीक है, यू हैव द नोट्स आल्सो देयर। राइट, सो ACB फाइंड आउट करते हैं। ACB निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फाइंड आउट ACB। लेट्स सी ACB कहाँ है। ACB इज दिस एंगल ओवर हियर, ये देखो। ठीक है, सो राइट ओवर हियर दिस एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि AB जो है वो डायमीटर है, सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, सो दिस इज अ डायमीटर। और डायमीटर के ऑपोजिट जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो एंगल ACB will be 90 degrees. Okay, let's see this one. If CAB, अच्छा जरा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जरा लिखो, अपनी फिंगर रखो, कौन सा एंगल 44 डिग्री का है? अपनी स्क्रीन पर फिंगर रख के चेक करो
कौन सा एंगल 44 का है। अब देखो क्या आप लोगों ने यही एंगल 44 मार्क किया अपनी उससे, दिस वन CAB 44, ठीक है। अच्छा CAB आपको 44 दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट BCA। BCA BCA is this angle that you have to find out, okay। अच्छा ये आपका XLH है। अब कैसे फाइंड आउट करूं, मेरे पास एक अननोन है, मेरे पास तो ये भी अननोन है ना। जाहिर है एग्जामिनर आपको बताएगा थोड़ी कि डायमीटर के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, वो तो आपको खुद पिक करना है बिकॉज आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, राइट एंगल इन सेमी सर्कल। सो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सो आई कैन से एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट करके, राइट RT, राइट एंगल इन सेमी सर्कल। आप रीजनिंग देख रहे हैं, मैं हर आपको जितने भी अभी थ्योरम्स करवाए मैंने आपको बताया कि आप लिखेंगे कैसे, सही है। सो इसको लिखने का तरीका ये है, राइट एंगल इन सेमी सर्कल, राइट एंगल इन सेमी सर्कल। अब आपको ये 90 डिग्री का निकालना है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 44 हो गया। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट x, हाउ 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, और इसके बाद आप यहाँ पर आंसर निकाल के नीचे प्रॉपर्टी लिख देंगे, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। सो 90 माइनस 40 50 माइनस 4 इज 46 डिग्रीज। सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 46 डिग्रीज, ओके। प्रॉपर्टी एप्लीकेबल किस तरह से हुई समझ आया। थ्योरम नंबर 4, एनी क्वेश्चंस इन थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 5, अच्छा थ्योरम नंबर 5 says angle in the same segment subtended from the same arc at circumference are equal। अच्छा इसको आप समझते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे एंगल्स जो कि सेम सेगमेंट में लाई करते हो, सेम सेगमेंट में लाई करते हो, लाइक अगर मैं ये इन दो एंगल्स की बात करूं तो ये दोनों एंगल्स देखो, ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये कॉर्ड के ऊपर वाला पूरा एक सेगमेंट बन रहा है विच इज मेजर सेगमेंट, जो मैं ऊपर अभी सर्कल बेसिक्स में पढ़ा के आई थी ना, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। सो मेजर सेगमेंट, सेगमेंट जो है वो किससे बनता है, हमेशा कॉर्ड से बनता है, ये बात मैंने बताई थी। सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से बनता है, डायमीटर से नहीं बनता। सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से बनता है, सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड से बनता है, और कॉर्ड जैसे ही हम सर्कल के अंदर बनाते हैं वो कॉर्ड सर्कल को दो हाफ्स में डिवाइड करती है, बट वो इक्वल हाफ्स नहीं होते, एक हाफ होता है बड़ा और दूसरा वाला हाफ होता है छोटा, या ये कह लो हाफ से बेहतर ये है कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है सर्कल को, ठीक है ना। कॉर्ड जो है वो दो पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करती है, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। तो ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये दोनों मेजर सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट subtended from the same arc at the circumference are equal। ये सारे keywords हैं, I am highlighting the keywords, same segment, subtended from the same arc at the circumference are equal। यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का, ये जो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। पहली बात तो ये कि वो दोनों सेम सेगमेंट में लाई करेंगे, पॉइंट नंबर 1। Point number 2, they are facing the same arc over here, look, ये दोनों सेम आर्क को फेस कर रहे हैं, ये भी इस आर्क को फेस कर रहा है और ये भी, इसकी भी डायरेक्शन ऐसी ही है जैसे इस आर्क की। सो दे आर फेसिंग द सेम आर्क। ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको इतना हेल्प करेंगी जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो जब प्रॉपर्टीज सारी मर्ज होके आती हैं, मिक्स एंड मैच होके आती हैं, तो कंफ्यूजन्स आ जाती हैं बहुत ज्यादा, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि इस सर्कल में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। तो ये टिप्स आई रियली होप दैट यू गाइज आर नोटिंग इट डाउन, बिकॉज ये बहुत हेल्प करेंगी जब हम अभी हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चीजें याद रखनी है कि ये दोनों सेम आर्क को फेस कर रही हैं। सबटेंडेड का मतलब मैंने आपको यही बताया था। इसके बाद
दोनों एंगल्स सर्कमफ्रेंस पर बनते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपके सर्कमफ्रेंस पर बन रहे होता है, ये बातें भी याद रखनी है। सो इन दिस केस दिस एंगल बी would be equal to this angle over here, and this angle A would be equal to this angle over here, because this and this, they are facing this arc, ठीक है, over here, they are in the same segment, ठीक है, they are in the same segment and they are going to be equal। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो शेप बन रहा है ना ऐसे, ठीक है ना, ये जो शेप है इसको हम कह सकते हैं स्पाइडरमैन की आईज, ठीक है, इस तरह से याद रख लो। और सही है। सो आई होप ये क्लियर हो गया है आपको, बो शेप, whatever you can remember, ठीक है। So a segment is a part of the circle between the chord and arc. It's part of the circle between the chord and arc, ठीक है। यहाँ तक बताओ थ्योरम नंबर 5 क्लियर हुआ? इसके हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्लियर मजीद हो। देखो यहाँ पर बोला हुआ है इफ एंगल ABC is 44 degrees, this angle over here is 44 degrees, so what would be angle ADC? एंगल ADC जो मैंने X मार्क किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि ये दोनों एंगल सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं, ये D वाला पॉइंट भी सर्कमफ्रेंस पर है, B is also on the circumference of the circle, so they are both lying on the same, on the circumference, plus they are facing the same arc, so that definitely we can say कि हमारी जो थ्योरम नंबर 5 है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। So angles in the same segment are equal. I can write it like this. Angles in the same segment. Let me write it. Angles in the same. सही है, इसको लिखने का तरीका देख लो प्लीज। Angles in the same segment. Angles in the same segment are equal. ठीक है, let's do another example of angles in the same segment. So एक और एग्जाम्पल करते हैं angles in the same segment की, which is if DAB, स्क्रीन पर हाथ रख के बताओ एंगल DAB कौन सा होगा। अब मैं जो मार्क करूंगी प्लीज अपने आप को चेक करो। DAB, एंगल DAB 34 डिग्रीज दिया हुआ है, स्क्रीन पर हाथ रख के चेक करो, यही वाला एंगल मार्क किया है DAB, दिस इज 34 डिग्रीज, सही है। एंगल DAB, this is angle 30, this is 34 degrees, and angle ABC is 46 degrees. Angle ABC, this angle over here is 46 degrees. अच्छा मेरी बात सुनो 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 सुनो, प्लीज कभी भी इसको पैरेलल लाइंस के साथ मर्ज मत कर देना until and unless एग्जामिनर आपको खुद से यूं एरोज बना के दे दे, वो बात अलग है। आप फिर प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन वाली लगा सकते हो, वो ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी आप जब लगा सकते हो। इस केस में until and unless एग्जामिनर ने खुद से कुछ मेंशन नहीं किया, अपनी मर्जी से यूं जीना बना के बैठ जाना एग्जाम में, ठीक है ना। अपनी मर्जी से मैथ्स में प्लीज अजम्पशंस मत किया करो, आंसर गलत आ जाता है इस तरह, फिर तुम लोग रोना शुरू कर देते हो कि क्यों आंसर गलत आ रहा है। सही है, तो 34 डिग्री और ये हो गया एंगल ABC इज 46 डिग्रीज, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, DCB निकालना है। DCB हमारा बन रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल DCB बन रहा है, इसको मैं बना रही हूँ पर्पल से, DCB, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो X हो गया। अच्छा अब देखो, अब ये देखो 34 और X एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, दोनों सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं, दोनों की जो आर्क्स की डायरेक्शन है वो ये वाली है, आर्क DB, जो DB arc है, they are facing towards the same arc, so I can say that angle DCB, I can say angle part 1, angle DCB is equals to 34 degrees, and the reason would be angles in the same segment, angles in the same segment। ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। part 2 says angle ADC is this one over here, ठीक है, and you have to find out this,
सो आई कैन से कि लेट्स से इसको y बोलते हैं, तो ये जो y होगा वो 46 के बराबर होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी के थ्रू। अच्छा, सवाल मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि मिस ये जो हमारी लाइन है, ये जो जो दोनों ये कट करके यूं गुजर रही है दोनों, तो क्या ये हमेशा सेंटर से गुजरेगी तो ही ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी? एक ये क्वेश्चन भी आता है। जैसे इसमें तो लग क्या रहा है, ठीक है, लग क्या रहा है, एक तो ये लगने वाली जो चीज होती है ना वो बहुत बहुत ज्यादा फेस करती हूँ मैं, कि में से ऐसे लग रहा है कि ये सेंटर से है। अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर आपको खुद से ऐसे सेंटर बना के ना देना, आप नहीं सोच सकते कि ये सेंटर है, ये सेंटर नहीं है। सही है, वो खुद से आपको अगर मार्क करके ना दे, आप प्लीज खुद से लगाना मत कि ये सेंटर है, दिस इज नॉट द सेंटर। तो जरूरी नहीं है कि ये वाली जो मैंने लाइंस बनाई है ये हमेशा सेंटर से पास होगी जब भी अप्लाई होगा। सही है, ये सेंटर हो भी सकता है तो भी अप्लाई होगी प्रॉपर्टी, और सेंटर ना भी हो तो भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, जब तक ये दोनों एंगल सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं और सेम आर्क को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई कैन से कि एंगल ADC जो होगा इस केस में, एंगल ADC would be equal to 46 degrees. Angles in the same segment. सही है, सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई? कब अप्लाई होगी, कब अप्लाई नहीं? थ्योरम नंबर 6। अच्छा, थ्योरम नंबर 6 जो है इट्स अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल तो हम सबको पता है कि एक 4 साइडेड फिगर होती है। क्वाड्रिलैटरल जो है, क्वाड्रिलैटरल तो 4 साइडेड फिगर होती है, 4 साइडेड फिगर, बिकॉज क्वाड मीन्स 4। ठीक है ना? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का क्या मतलब होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब ये होता है ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों जो कॉर्नर्स हैं, all the 4 corners, they touches the circumference of the circle. They touches the circumference of the circle. Like इसमें आप देखें कि एंगल A, ये वाला पॉइंट जो B है, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये सारे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे टच करें, ये लाजमी होना चाहिए। सही है, समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जो क्वाड्रिलैटरल होता है वो चारों पॉइंट्स नहीं टच कर रहे होते, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल अगर आप सवाल में देखें तो आपने एक चीज याद रखनी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम होता है 180 डिग्री। So I can say कि A plus C is equals to 180 degrees. I can say that B plus D would be equal to 180 degrees, right? So that is theorem number 6. Opposite angles in cyclic quadrilateral add up to 180 degrees. A cyclic quadrilateral is a 4-sided polygon where each corner touches the circle. Each corner touches the circle and both pairs of opposite angles add up to 180 degrees. That is a cyclic quadrilateral. Okay, that is a cyclic quadrilateral. So let's do an example question to understand the idea of cyclic quadrilateral. Find angle ACD. Find angle ACD. Please आप लोग अपनी बुकलेट में ये वाला पेज खोलो, 377 is there on page 377. अब आप इसके अंदर आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की अप्लाई होगी, बिकॉज चारों कॉर्नर्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट x, यू नो के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के 180 डिग्रीज होते हैं। सो दिस एंगल x वुड बी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्रीज। ठीक है, ये कह लो कि x plus 50 degrees would be equal to 180 degree. So x would be equals to 130 degrees. That would be your answer for cyclic quadrilateral. ठीक है, और इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे कैसे? Opposite angles in a cyclic quadrilateral. बस इतना सा। ठीक है, ये रीजन इनफ होगा टू गेन फुल मार्क।
मिस ये रिफ्लेक्स नहीं बनेगा। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कैसे? रिफ्लेक्स तो देखो ना, आउटर एंगल होता है, नॉट इनर एंगल। रिफ्लेक्स इज यूजुअली द आउटर एंगल विच इज बिटवीन 180 एंड 360 डिग्रीज। सही है। सो ये 130 डिग्री वुड बी ऑब्ट्यूज एंड नॉट रिफ्लेक्स। दैट वुड बी योर आंसर। फाइन एंगल ACD। ओके, ये वाला करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं। देखो कौन कौन सी फिगर्स मुझे बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, बताते जाओ मुझे, चैट पर बताते जाओ। विच ऑफ दीज फिगर्स डू यू थिंक कि ये जो 1 है वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है? 1 जो है क्या वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है? बताओ। इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, चैट पर बताते जाओ। yes or no, yes or no, only I'm asking about the first one. Is it a cyclic quadrilateral? Yes, it is. Okay, yes, 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 good. Yes, it is a cyclic quadrilateral because सारे corners circumference पर lie कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, how about 2? क्या ये cyclic quadrilateral है? Yes or no? Is it a cyclic quadrilateral? Yes or no? No, 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 good. Yes, it's not. रीजन ये है कि ये तो सर्कल के सेंटर पे पॉइंट आ रहा है ना, सर्कमफ्रेंस पे तो नहीं आ रहा, सो इस वजह से इट्स अ नो। एंड हाउ अबाउट 3? ये देखो, डू यू थिंक ऑल द 4 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस? नो, सो इट्स नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सो नो। सही है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल समझ आ गया क्या चीज होती है, कब अप्लाई होती है, और एंगल्स उसके ऑपोजिट 180 डिग्रीज बनाते हैं। सो लेट्स डू थ्योरम नंबर 7। Let's do theorem number 7. Theorem number 7, angles between the tangent and the chord equals angle in alternate segment. अच्छा, इसका क्या मतलब है देखते हैं। बहुत मुश्किल बात लग रही है, आसान लफ्जों में समझते हैं। आसान लफ्जों में समझने के लिए ये पढ़ते हैं। एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड अ कॉर्ड। ये देखो, ये कॉर्ड है, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल इस एंगल के जो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में लाई करेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्योंकि देखो ये पूरा सेगमेंट जो है, ये देखो ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट है, ये इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखो। Okay, let me change it. ये मेजर सेगमेंट बनेगा, ठीक है। और ये जो है, जो मैं ब्लू से बना रही हूं, ये है आपका माइनर सेगमेंट। दोनों डिफरेंट सेगमेंट में एंगल्स लाई कर रहे हैं, दोनों एंगल्स डिफरेंट सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में है, तो ये वाला एंगल इसके जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल होगा उसके बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, this angle is between 45 degree is between the tangent and the chord AC. The chord AC and this tangent over here is forming an angle 45 degrees. So this angle is equal to the angle which is in the alternate segment. ठीक है ना? Alternate segment कैसे? कि ये minor segment है और ये major segment में angle lie कर रहा है। ठीक है? So that's why they are in alternate segments. So the angle between the tangent and a chord at the point of contact is equal to the angle in the alternate segment. सही है। So angles between tangent and chord equals angle in the alternate segment वाली प्रॉपर्टी की एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब मुझे बताओ कि ये वाला जो एंगल है, जो ये मैं सर्कल बना रही हूँ ना रेड से, क्वेश्चन मार्क, ये कौन सा होगा? ये x होगा या y होगा? ये वाला एंगल जो मैंने सर्कल से बनाया है, ये x होगा या y होगा? चैट पर बताओ। डू यू थिंक दिस वुड बी y? y क्यों नहीं होगा?
y भी तो हो सकता है, यहाँ z बन रहा है, क्या z लगा सकती हूँ मैं यहाँ पे? मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ z लगा सकती हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये z है, तो ये y और ये y बराबर होगा। क्यों? मिस लग तो रहा है कि ये z है, तो ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी मिस लगा सकते हैं, है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? z क्यों नहीं लगा सकते? मुझे 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 बताएंगी अभी। हाँ, अभी यहाँ z क्यों नहीं लगा सकते? अनम्यूट करके बताओ। Why can't I apply z over here? पैरेलल लाइंस का साइन नहीं बना हुआ। वेरी गुड। अभी हाँ, आर यू देयर? मिस एग्जामिनर ने एरो नहीं दिया हुआ विच डिनोट्स के पैरेलल लाइंस हैं। वेरी गुड। भाई कोई साइन ही नहीं, कोई सिंबल ही नहीं यूज हुआ हुआ कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ऐसा कुछ नहीं है, मेंशन नहीं है। ठीक है, तो जब तक मेंशन नहीं होगा हमें खुद से नहीं अज्यूम करना ये चीज। तो इसके अंदर डेफिनेटली ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, सो I can say this x would be equal to this question mark right over here. So this is x, and then definitely this question mark would be equal to y, because ये angle, it's between the chord and the tangent and the chord, और ये जो है different segment में है, ये वाला angle different segment में है, so this angle would be equal to this angle. And similarly let's say ये जो x है ना, इसको मैं मिटा के suppose कर रही हूँ कि ये है मुझे सवाल में गिवन 20 डिग्रीज, लेट्स से दिस इज 20 डिग्रीज, और सपोज करो कि ये दिया हुआ है 80 डिग्रीज। सो ये z है बीच में, सपोज करो। ठीक है, तो ये z क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? दिस एंगल ओवर हियर इज 80 डिग्री, दिस एंगल ओवर हियर इज 20 डिग्री, z क्या होगा? z would be, yes, very good, z would be 80 degrees. Reason being कि this tangent is a straight line, और straight line पर जो angle होता है total, वो total angle होता है 180 degrees के। So I can say कि 180 में से 20 minus 80 minus, so this z would be equal to 80 degrees. So 180 degrees minus 80 degrees minus 20 degrees would be equal to z, which would be 80 degrees. All right. So angles in the same alternate segments are equal. सही है? So that was theorem number 7. Now let's do theorem number 8. लेकिन पहले मुझे बताओ, ये इस theorem number 7 में, theorem number 7 में किसी को कोई प्रॉब्लम? पूरे theorem में किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का सबको क्लियर हो गया? Okay, good. Now let's do the last theorem, theorem number 8. Theorem number 8 करते हैं। Theorem number 8. Theorem number 8 क्या है? देखो, theorem number 8 ये है कि अगर आप कोई सवाल में एक लाइन, या in fact you can say that you have been given two chords, ठीक है? You have been given two chords, और अगर सवाल में दोनों chords की लेंथ आपको इक्वल दी हुई है, ठीक है? जैसे ये वाला है, ये देखो, ये 17 है, so let's say ये भी 17 है। If two equal chords, or you can say if the chords are equal in length, and it's given in the question that two chords are equal in length, so the distance of those two chords from the center would also be same. The distance of those two chords from the center would also be same. So if this is 17 and this is 17, so the distance from the center would also be same, 12.36, 12.36. And similarly अगर आपको ये distance given है, center से chord तक का distance given है, तो automatically understood होगा कि अगर ये distance और ये distance same given है, जैसे ये lines बनी हुई है, so it means कि distance from the center of these two chords is same, so the lengths of these two chords would also be same. ठीक है? So AB would be equals to CD. Okay, so I can say कि equidistant chords,
इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स मतलब कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, और यू कैन से equidistant chords मतलब distance of the chords from the center is same. Distance of the chords from the center is equal. Distance of the chords from the center is equal. इसको हम कहते हैं equidistant chords are equal, or equal chords are equidistant from the center. So if two chords are equidistant from the center means that their distance from the center is same, so their lengths would also be same. ठीक है. अच्छा, ये theorems जो है ना, इसको आप अच्छे से अप्लाई करोगे ना जब क्वेश्चंस के साथ साथ मेरे साथ साथ, तो आपकी ग्रिप इस पर स्ट्रांग होती जाएगी. और अभी आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना कि समझ नहीं आ रहा या सर के ऊपर से गुजर गए या फिर ओवरवेलम वाली फीलिंग आती है ना, 8 थ्योरम्स पढ़ के ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आती है कि कैसे होगा. जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, क्वेश्चंस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोग सब चैंपियन हो जाओगे इन थ्योरम्स के अंदर. सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड इंशाल्लाह सारे थ्योरम्स आप अप्लाई कर सकोगे फिर इजीली. तो ये सारे थ्योरम्स हमने पढ़ लिए. टोटल 8 थ्योरम्स हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने लास्ट थ्योरम जो पढ़ा वो इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स का पढ़ा, कि अगर कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम होगा तो वो कॉर्ड्स लेंथ में बराबर होंगी. और दूसरी चीज हमने पढ़ी कि अगर यानी कि सेंटर से लेके कॉर्ड का डिस्टेंस गिवन है और वो इक्वल है तो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर होगी. ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है. और इसमें कोई क्वेश्चन थ्योरम नंबर 8 में, और अगर सबको क्लियर है तो प्लीज मुझे थम्स अप शो कर दो. थ्योरम नंबर 8 क्लियर है? परफेक्ट. बाकी परी, युसरा, प्लीज आप भी मुझे बता दो.